इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है। लाइक इसका एप्लीकेशन जैसे कि दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी उसको कैलकुलेट किया जाता है, या किसी पेड़ की हाइट कितनी होगी, या किसी पेड़ से हम कितनी दूरी पे खड़े हैं, ये भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। या मान लो कोई बर्ड किसी हाइट पे फ्लाई कर रही है या एरोप्लेन जा रहा है तो वो हमसे कितनी दूरी पर है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या लाइन ऑफ साइट की दूरी कितनी होगी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी डिस्टेंसेस को कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, बट बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को भी अगर कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हो। तो एक्चुअली इसमें जो बेसिक्स हैं वो क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ रखा है कि साइन कॉस टैन सेक कॉसेक वगैरह का जो रेशियोज़ हमने पढ़ रखा है उसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। देन पाइथागोरस थ्योरम की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ साथ में आपको यहाँ पे जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रखा है, जो 0 से लेकर 90 डिग्री की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। और साथ में क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही डायग्राम आप बहुत अच्छे से अगर बना लेते हो तो ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से बन जाते हैं। ठीक है, चैप्टर काफ़ी आसान है। तो पहला चीज़ तो ये कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो इंट्रोडक्शन और जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने कर रखा है उसको आप ज़रूर से देखें और अच्छे से समझें, और फिर इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर हम बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो ये चीज़ मैं याद दिला दूँ कि साइन हमने पढ़ा था p/h, कॉस पढ़ा था b/h और टैन पढ़ा था हमने p/b। साथ साथ में वो टेबल आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है और मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मान लो कि इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है और ये सपोज़ करो कि 5 यूनिट या 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अब सिर्फ इन दोनों की मदद से आपको ये या फिर ये अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकालना है। तो आपको देखना है कि हमें गिवन क्या है, हाइपोटेनस दे रखा है। तो क्या हाइपोटेनस का इस परपेंडिकुलर के साथ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिलेशनशिप है? तो साइन का है, तो उसकी मदद से हमारा यहाँ पे ये P निकल जाएगा। अगर ये निकालना है तो आपको देखना है कि क्या इस B और H का रिलेशनशिप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ है, तो कॉस का है। ठीक है, तो इसकी मदद से ये दोनों फाइंड आउट हो गया और ये तीनों ही फाइंड आउट हो गया तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो भी पार्ट पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री हमने क्या पढ़ा है, p/h, और इस फिगर के अकॉर्डिंग b पर 90 डिग्री है। तो p यहाँ पे क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और AB हमें पता नहीं है और AC हमें दे रखा है 5 यूनिट। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3/2 सेंटीमीटर, है ना। AB फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉस 60 डिग्री लगाएंगे तो ये BC भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। कॉस 60 डिग्री इक्वल BC अपॉन में AC। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो ये हो गया BC पता नहीं है और ये है हमें 5 दे रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो एप्लीकेशन में हमें समझना क्या है, उसमें हमें इस चीज़ को समझना है कि मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड की बात करें तो मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉय गर्ल या कोई भी यहाँ खड़ा है और किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, सपोज़ करो कि कोई टावर है और इस टावर के ऊपर एक बर्ड बैठ रखी है। ये एक कोई बर्ड है जो उस टावर के हाइट पे बैठ रखी है और आप यहाँ से इसको देख रहे हो, इस जगह से आप देख रहे हो। तो आप जब इसको यहाँ से देख रहे हो ना, तो ये एक सीधी सी एक लाइन बनती है जो इसको कनेक्ट करती है, किसको, इस ऑब्जेक्ट के आई को और ये ऑब्जर्वर की आई को और ये है ऑब्जेक्ट की आई को। तो मतलब आप ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हो तो एक्चुअली ये जो लाइन बन रही है ना, दैट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ये क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट क्या है कि हॉरिजॉन्टल पे जो भी कोई ऑब्जेक्ट है या जहाँ से भी कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है अपनी आई से किसी अदर ऑब्जेक्ट को जो कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है,
तो उसको कनेक्ट करने वाली जो सीधी लाइन होती है दैट इज़ नोन एज लाइन ऑफ साइट। तो ये है लाइन ऑफ साइट। और ये वाला जो एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ ना ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये जो ए बी ले लिया मैंने कोई टावर, तो टावर पे हमारा ये एक ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, ठीक है। तो इस टावर की हाइट हमने क्या ले ली है, एच ले ली है, और यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको एक ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट होगी ना, ये ऑब्जेक्ट जहाँ भी होगा, तो हमने इसको एच एज्यूम कर लिया है। और ये क्या है हमारा एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल क्या है थीटा, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको मैंने थीटा लिखा है, बट इसको क्या कहा जाता है, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक चीज़ और समझना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, सपोज करो यही जो ऑब्जेक्ट है P, मान लेते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट P रखा है जो कि h हाइट पर रखा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना कि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है नीचे की तरफ, है ना, वो नीचे की तरफ देख रहा है। अब मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ये मैंने PQR दिया, ये 90 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन इसमें क्या होगा कि जब आप इस ऑब्जर्वर को, यहाँ पे है भाई हमारा कोई ऑब्जर्वर, यहाँ से कोई ऑब्जर्व कर रहा है नीचे की चीज़ को, आर पर मान लो कुछ भी रखा है, उसको वो देख रहा है, तो जब वो उसको देख रहा है ना, तो यहाँ भी तो कुछ एंगल बन रहा होगा ना, है ना, यहाँ के हॉरिजॉन्टल के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, इसको भी थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये थीटा और ये थीटा तो होगा आपस में इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस से थोड़ा सा डिफर केस है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे क्या था, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये है ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, अभी हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक्चुअली यही है एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल से हमारा ये इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ राइट एंगल ट्रायंगल तो यूज़ कर नहीं पाएंगे सिंप्लीफाई करने में, तो हमें एक्चुअली आना है इसी राइट ट्रायंगल में, तो इसीलिए थीटा को उठाकर यहाँ हमें देना ही पड़ेगा ताकि इस राइट ट्रायंगल का प्रॉपर यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, को समझने के बाद इसका जो डेफिनेशन पार्ट है वो मैं बता रही हूँ और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो लाइन ऑफ साइट का डेफिनेशन क्या मिला, लाइन ऑफ साइट इज़ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आइज ऑफ द ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट वेयर द पर्सन इज़ व्यूइंग। तो अभी मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बताया था कि एक ऐसा लाइन है जो कि ऑब्जर्वर के आइज से कनेक्ट किया जाता है वेयर द पर्सन इज़ व्यूइंग द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इस फिगर में यहाँ पर है, तो ये है इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यहाँ लाइन ऑफ साइट ये है, और ये जो एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट है उस हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर हो, हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे अगर आएगा तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू द आइज ऑफ ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the object is below the horizontal level, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनने के लिए जो जिस चीज़ को आप देख रहे हो वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होना चाहिए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप ऑब्जर्व करोगे वो हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। सो एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं। A tower is 100 meter high. Find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away from its foot. तो यहाँ पे हमें टावर की हाइट दे रखी है। अब टावर हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना है, अब ये नहीं कि कुछ भी डायग्राम सोच लेंगे। जैसे मैंने एक टावर लिया AB, इसकी हाइट आपको दे रखी है 100 मीटर, 100√3 मीटर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो एलिवेशन जब भी बन रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप
फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, यानी फुट तो ये है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, मतलब इस थीटा को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस थीटा को फाइंड आउट करना है, मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि ए बी तो दे रखा है 100√3 मीटर, बी सी भी हमें दे रखा है कितना 100 मीटर, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और कि जब आप डायग्राम बनाते हो ना, तो इस डायग्राम में जो भी आपने लेबलिंग कर रखी है उस चीज़ को आपको यहाँ लैंग्वेज पार्ट में लिखना होता है। इन सब चीज़ों को लिखने से पहले आप लिख दो कि लेट ए बी बी टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, 100√3 मीटर, ठीक है। एंड बी सी जो है वो यहाँ पे लिख ही दिया है, और हमें वी हैव टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिख दो, वी हैव टू फाइंड थीटा, ठीक है। अब इससे बेस ए बी बी सी हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो कि इसके और इसके बीच का रिलेशनशिप, यानी पी और बी का रिलेशनशिप tan हमें देता है, तो हम यहाँ से फिगर से लिख रहे हैं tan थीटा, और यहाँ पे ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। tan थीटा इक्वल यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन में बी सी। ए बी की वैल्यू है 100√3 और बी सी की दे रखी है 100, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके आ गया √3। यहाँ पे हमारा tan थीटा चल रहा है। अभी भी हमारा एंगल का वैल्यू तो नहीं पता चला। आप यहाँ सोचोगे कि √3 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, लाइक 30 की, 60 की, 90 की, किसी की तो होगी। तो अगर याद होगा अच्छे से तो tan 60 की होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखेंगे tan थीटा। सो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या कैलकुलेट हो गई 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया थीटा इज़ 60 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें देखो हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, वो हमें नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमने एक टावर की हाइट ली ए बी। सो लेट ए बी इज़ द टावर ऑफ हाइट h, और यहाँ पे क्या दे रखा है विच इज़ 30 मीटर अवे, यानी ये जो टावर है ना वो कितनी दूरी पर है 30 मीटर अवे, ठीक है। अवे फ्रॉम द फुट इज़ 30 डिग्री। एक यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बनाना है, टॉप ऑफ द टावर का। तो आपको फिर इसको स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेना है, और ये जो थीटा है वो क्या दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें बस हाइट निकालना है। तो हाइट निकालना है यानी इसकी ज़रूरत है, यानी कि परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए जो सामने जो भी साइड आती है वो हमेशा परपेंडिकुलर बनता है। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे लिखेंगे। इससे पहले लिखेंगे कि लेट ए बी बी टावर ऑफ हाइट, हमने h एज्यूम किया है तो आप h लिख दोगे यहाँ पे कि ये h हाइट आपने कंसीडर अगर किया है तो, ठीक है, ऑफ हाइट h। और साथ में BC क्या लिखा है हमने यहाँ 30 मीटर, ठीक है। एंगल ACB 30 डिग्री, जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको लिख देना है। अब हमें क्या किसका रिलेशन लेना है, P और B का। तो अगेन tan ही लेंगे। सो tan थीटा इक्वल AB अपॉन में BC। अब यहाँ पे tan थीटा है कितना 30 डिग्री, AB h और BC क्या है 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल कितना आ जाएगा 30 अपॉन √3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए तो इसको रैशनलाइज कर लिया जाएगा। सो h इक्वल 30√3 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बना 30√3/3, 3 से ये हमारा कट हो गया। और इस तरीके से हाइट जो है इस टावर की 30√3 मीटर है ना, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आया, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट वॉल इज 60 डिग्री एंड फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब यहाँ जब भी लैडर हम लोग लेंगे ना, लैडर सीधी हो गई तो सीधी ना आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं लेना है, क्योंकि आप लैडर को जब भी लगाओगे ना तो थोड़ा सा स्लैंट करके लगाओगे।
तो यहाँ पे डायग्राम में जो ये आप लेंथ शो करोगे, यानी कि हाइपोटेनस की बात कर रही हूँ, ये यहाँ हमेशा लैडर होगा, ठीक है। या फिर कभी स्ट्रिंग के भी क्वेश्चंस होंगे ना, तो वो स्ट्रिंग भी कुछ ऐसा ही स्लैंटिंग लेना है। तो हमें तो इस लैडर की लेंथ निकालनी है, और दे क्या रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज़ 60 डिग्री। तो सबसे पहले उसने क्या दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बता दिया है, 60 डिग्री है, ठीक है। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज़ 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये डिस्टेंस फुट ऑफ द लैडर, तो ये है फुट ऑफ द लैडर, वॉल ये है, तो ये इस वॉल से इसकी दूरी जो है वो 9.5 मीटर है। तो ये हमने ए बी वॉल कंसिडर किया, एंगल सी 60 डिग्री है और बी सी डिस्टेंस हमारा है 9.5। हमें ए सी फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशनशिप है, कॉस का। तो हम लोग इसमें कॉस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट, सबसे पहले लेट ए सी बी लैडर ऑफ लेंथ, कुछ एज्यूम करना है तो एज्यूम कर सकते हैं x मीटर, ठीक है। ये एज्यूम कर ले कि भाई AC जो है वो x मीटर है। साथ में क्या दिया है, हमें BC दे रखा है 9.5 मीटर, और एंगल ACB हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है AC, ओके। तो AC के लिए क्या बताया था अभी, cos 60 डिग्री इक्वल BC अपॉन में AC लेंगे। BC हमें दे रखा है 9.5, AC हमने x एज्यूम किया है। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 1 इंटू एक्स इज़ x इक्वल 9.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 19 मीटर। तो ये हमने लैडर की लेंथ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो इसी टाइप के, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको दिखाए हैं। पूरा एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो कंसेप्ट और भी अच्छे से आएगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।